अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम मौजूद हैं अपने फर्स्ट डे के अंदर सेशन में। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। देखो, केमिस्ट्री आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद अब आप फर्स्ट डे के अंदर पढ़ने आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री से ही बात को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे टॉप पे मौजूद है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इट सेज दैट इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द, ये बड़े 3 अहम लफ्ज हैं जिनको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ सो आपके सामने। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 3 बड़े अहम लफ्ज हैं, यानी कि केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ये ब्रांच डील कर रही होती है कंपोजिशन यानी कि बनावट, स्ट्रक्चर यानी कि उसका मैं आसान अल्फाज में कहूं तो शेप, और फिर कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी तमाम खुसूसियात के साथ। किसकी? ऑफ मैटर, मैटर की। मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने। एक रजिस्टर रखा हुआ फॉर एग्जांपल, वो रजिस्टर की, चलो इन तीनों चीजों को उस रजिस्टर पर रख के देखते हैं। रजिस्टर की कंपोजिशन, रजिस्टर किस चीज से बना हुआ है? आपका जवाब होगा कि सर पेपर और कार्ड से बना हुआ है, तो ये क्या होगा? इसकी कंपोजिशन। स्ट्रक्चर को आसान अल्फाज में कहूं, आपने मैथमेटिक्स लास्ट ईयर पढ़ी थी, उसके अंदर आपको बात ये पता होगी कि स्ट्रक्चर नॉर्मली हम शेप से कंसिडर करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया उस रजिस्टर का स्ट्रक्चर क्या है? आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर शेप है। मैं फिर कहता हूं प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज में आप क्या बताएंगे कि सर मैंने इस रजिस्टर को जलाया तो ये इतनी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल गया, मैंने इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ रिएक्ट कराया, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये है सारी चीजें। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज। तो अब जरा कुछ केमिकल एग्जांपल के ऊपर जज करते हैं। नॉर्मल से केमिकल जैसे आप सब जानते हैं, उसका नाम है वाटर। सही, केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। अब कोई शख्स से पूछे कि सर इसकी कंपोजिशन क्या है, तो बेटा ये रही ना कंपोजिशन। वाटर किससे मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है वाटर। तो ये हो गई इसकी कंपोजिशन। आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर सर अभी आपने जैसे रजिस्टर का रेक्टेंगुलर कहा, तो क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि पानी ग्लास में है तो ग्लास का शेप, बॉटल में है तो बॉटल का शेप है, तो डिफरेंट शेप्स के अंदर होते तो नहीं बेटा। स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में वो तो एग्जाम्पल थी आपके लिए। एक्चुअली जो केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो इनसाइड जो आपके एटम्स ज्वाइंट हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं थ्रू एनी बॉन्ड, उसका जो शेप बनता है उनके एटॉमिक लेवल के ऊपर, उसे हम नाम दे रहे हैं स्ट्रक्चर का। तो अगर इसका देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो ये आपके वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। फिर कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है भाई? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी एक पर्टिकुलर हमारे पास फिगर कंसिडर की जाती है। बहुत सारी अहम ऐसी चीजें हैं कि मतलब अगर वाटर की मैं बात करूं, वाटर को हमने किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा? वो उसको जो है वो एसिडिटी को कम करना शुरू कर देगा उसकी। अगर किसी बेस के साथ मिलाऊंगा तो क्या होगा? वो उस बेस के जो बेसिसिटी है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है, आहिस्ता आहिस्ता उसे लेस करना शुरू कर देगा। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मैटर है ना, वाटर मैटर है। ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। मैं बात करूं सर कुल कायनात की, कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात में जो चीजें मौजूद हैं वो तमाम मैटर हैं। अब मैटर किससे बना होता है? हम जरा इस चीज को जज करते हैं दैट मैटर किससे बना है। आपके पास मैटर बना हुआ है एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से। उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं क्या? उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। ऐसी है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एटम्स। देखो एटम क्या है? एटम है किस सिचुएशन में हम इसे कंसिडर करेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम केमिस्ट्री के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं यार एक एलिमेंट है, हम कहते हैं एक एलिमेंट है, और हम कहते हैं कि एक कंपाउंड है। तो मैं आपको बताऊं एलिमेंट और कंपाउंड का फर्क क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा सी, तो ये कार्बन सिंगुलर है तो ये एलिमेंट है। मैंने कहा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में मिल गए, तो अब ये क्या कहलाएगा बेटा? कंपाउंड कहलाएगा। तो मैं इस चीज को यहां पर आपके लिए नॉमिनेट कर इस तरह से लिख दूं कुछ, कि अगर सिंगल है तो एलिमेंट है, और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? एटम। अगर मिसाल के तौर पे कंबाइंड फॉर्म है तो कंपाउंड है, और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट हम क्या कंसीडर करते हैं? हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। बात समझ रहे हैं आप? ये एटम क्या होगा? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, और कंपाउंड का क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्ट, मॉलिक्यूल।
अच्छा लाजमी बात है मैटर है, तो फिजिक्स के अंदर हम एक बात कहते हैं ना, और मैटर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम कंसीडर करते हैं अपने पास, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट, एक ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो तो उसे मैटर कहा जाता है। तो भैया ये जो एटम्स होंगे, हालांकि ये इंतहाई दर्जे पर टाइनी साइज के होते हैं कि आप अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, आपको एटॉमिक माइक्रोस्कोप चाहिए, हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप इसके लिए आपको चाहिए, जिससे आप एटम को देखेंगे। तो अब एटम का क्या वजन हो सकता है, एटम का हम रिलेट कैसे करते हैं, तो देखो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। बेसिकली ये एटॉमिक मास क्या है, एटम का वजन नहीं है, ये नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स के जो मासेस होते हैं ना उसका एक एवरेज होता है। तो मैं इसको सिर्फ एक सिंबलाइज्ड फॉर्म में आपको समझाते हुए बताऊं कि अगर एटम आएगा तो एटम के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक मास। क्या इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, एटॉमिक मास। तो सर जब मॉलिक्यूल आएगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए दो नाम हैं, या तो आप इसे कह लीजिए मॉलिक्यूलर मास या फिर आप इसे कह लीजिए फॉर्मूला मास। ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अलबत्ता एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फर्क सिर्फ इस तरह है कि मॉलिक्यूलर मास सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स को डील करता है, हालांकि जब फॉर्मूला मास की बात आती है तो फॉर्मूला मास कोवेलेंट एज वेल एज आयोनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स को डील करते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे किसी कंपाउंड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला मास लिखिए, मॉलिक्यूलर मास ना लिखिए, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बात समझ रहे हैं आप ये? तो ये एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है कि अगर सिंगल है तो एलिमेंट होगा और उसका एटम होगा और एटम का एटॉमिक मास होता है, अगर कंबाइंड स्टेट है तो वो कंपाउंड होगा, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास कहलाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की जानिब, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास की डेफिनेशंस, पैटर्न, सारी चीजें सेम है। द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम्स का एटॉमिक मास का अगर मैं क्या निकाल लूं, सम, the sum of the atomic masses of all atoms present in a molecule of a substance is called molecular mass। मिसाल के तौर पर, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर मास तो इसी का निकलेगा ना कंपाउंड का, मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूं कि मुझे कहा जाता है सर ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जरा मॉलिक्यूलर मास आप हमें कैलकुलेट करके बता दें। तो कुछ नहीं करना मेरे बेटे, क्या करना है आपने, देखिए आपने सिंपली लिखा कार्बन, पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। ये बहुत बाइनरी तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत मैं बाइनरी कह रहा हूँ, बहुत प्राइमरी लेवल का तरीका आपको सिखा रहा हूँ सर, हालांकि आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में तो आप इसको बहुत तेजी के साथ करेंगे। पहला एलिमेंट कार्बन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू लगा दो। कार्बन के कितने एटम, एक, ऑक्सीजन के कितने एटम, यहां लिखा हुआ छोटा सा 2, तो आपने लिख लिया 2, दो एटम्स हैं, मल्टीप्लाई के साइन लगा दो। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 16, तो आपने यहां लिखा 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32 और 12 प्लस 32 करते हैं तो आंसर क्या बनेगा आपके पास 44। क्या बनेगा बेटा आंसर 44। अब जैसे कि हमारी दुनिया भी बहुत सारी चीजों के बगैर नामुकम्मल है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इसी तरह से हर चीज अपने यूनिट के बगैर इनकम्प्लीट है। तो मैं यूनिट्स कोट कर दूं, एटॉमिक मास का यूनिट भी क्या होता है AMU, और इसके अंदर भी एटॉमिक मासेस ही हैं, दैट्स द रीजन इसका भी यूनिट क्या होगा AMU। तो ये जो 44 आपने लिखा है इसका यूनिट भी हो जाएगा AMU। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक लफ्ज का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वहां पे लिखा होगा प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये चीज एग्जैक्टली सेम है। आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास एक चीज आ गई है जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं आसान अल्फाज में इसको आपको ऐसे समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वालदा घर में कोई डिश बनाती हैं जो कि बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी डिश बनाती हैं। अच्छा उन्होंने मिसाल के तौर पे एक दावत में वो डिश बनाई, और वो डिश बनाई उन्होंने 5 किलो, मतलब मिसाल के तौर पे बिरयानी कंसीडर कर लेते हैं, तो उन्होंने बिरयानी बनाई और वो 5 किलो बिरयानी बनाई, एंड द गेस्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन योर होम वी हैव टू ईट दैट थिंग विद देम। आपने उनके साथ खाना खाया और उन्होंने खाना खाने के बाद जब नोश किया तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने उसके बाद कहा कि आप मुझे इसकी रेसिपी बताइए, लेकिन उनके घर में लोग कम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 1 किलो ही बनाऊंगी, 1 किलो ही बनाऊंगा तो मेरे लिए काफी है। तो आपकी वालिदा ने तो 5 किलो बनाई थी, तो क्या 1 किलो की रेसिपी निकल ही नहीं सकती? तो वो क्या करेंगी, उन सारी चीजों का रेशियो निकाल लेंगी, लीस्ट रेशियो निकाल लेंगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? A formula which shows the simplest ratio of the atoms
प्रेजेंट इन द एक्चुअल कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल कर देगा। मैं मिसाल दूं आपको, सबसे बेहतरीन और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज की एग्जांपल दी जाती है हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला में। एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का हम निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा भैया, ये सब चीजें अलग अलग हैं। पहले इनके एटम्स लिख लो, 6, 12 और 6। इन तीनों को एक ही साथ उड़ाओ, एक ही साथ क्रॉस डाउन करना है, एक ही टेबल से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। रेशियो निकल कर आया 1:2:1। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। क्या इससे ज्यादा नीचे जा सकता है? तो आपका जवाब होगा लाजमी तौर पे नहीं, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ चुका है। अब इसे प्लॉट कर दो इन्हीं एलिमेंट्स पे, इसी सीक्वेंस के साथ। तो सर एलिमेंट्स थे CHO, 1 हम नहीं लिखते, 2 लिख के दिखा दिया और O लिख दिया। तो ये ग्लूकोज का ये जो फॉर्मूला है बेटा इस वक्त, ये कहलाया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या कहलाया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो के साथ आया फॉर्मूला। अच्छा, ये सिंपलेस्ट रेशियो के साथ तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अ फॉर्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर, जो असल तादाद बताएगा, जो एक्चुअल तादाद बताएगा नंबर ऑफ एटम्स की जो मौजूद होंगे उस एक मॉलिक्यूल में, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, इस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मालूम है। तो जब भी आप किसी चीज के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पे बात करते हैं तो वो फॉर्मूला कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जैसे मिसाल के तौर पे H2SO4, जैसे मिसाल के तौर पर HNO3, जैसे मिसाल के तौर पे Na2CO3, ये सारे क्या हैं? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअल कंपाउंड हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? आप इसी तरह से रेशियो निकालेंगे, लिखेंगे, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा HO, क्योंकि 1:1 बन जाएगा। तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने यही बात देखी जिससे एक्चुअल नंबर बदलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मोल। सो व्हाट इज मोल? कह रहे हैं अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस का either it is an element or either it is a compound. We are considering the both things, the element or also the compounds. If we consider the atomic mass or the molecular mass of a substance which has to be expressed in grams, so it is considered as a mole. मैं मिसाल के तौर पर बताऊं आपको, मैंने आपसे कहा कि एक एटम कार्बन का क्या एटॉमिक मास होता है? आप सब जानते हैं क्या होता है सर? 12। और एटॉमिक मास है तो यूनिट क्या होगा? AMU। ऐसी है, हमने क्या कहा था? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो, लेकिन किस में एक्सप्रेस कर लो? ग्राम्स में। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं इस चीज को यहां से उड़ाता हूं और यहां पर उड़ाकर मैं इस जगह लिख लेता हूं ग्राम, तो अब ये एक एटम कार्बन नहीं होगा, अब ये क्या होगा मेरे बेटे? अब ये कहलाएगा 1 मोल कार्बन। बात समझ रहे हैं आप? जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, 44 आंसर आया था, तो अगर मैं लिखूं ना 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर 44 AMU नहीं होगा, वो तो एक मॉलिक्यूल का मास था। अगर मोल में कंसीडर करूंगा तो इसका आंसर होगा 44 ग्राम्स। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? अब मोल के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है एवोगाड्रोस नंबर का। आप ये 9th में भी बहुत सारी चीजें, तकरीबन सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी थी, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। अब कहा क्या जा रहा है? अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। किसी भी सब्सटेंस का जब एक मोल कंसिडर करते हैं ना, और उसमें मौजूद एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की तादाद की बात की जाती है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कह रहे हैं मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम, हमेशा सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन इट। उस चीज के एक मोल में हमेशा सेम तादाद पाई जाएगी। This constant number is 6.02 multiply 10 is to the power 23. ये आपको याद होगी वैल्यू। This is known as the Avogadro's number. It is denoted by Na. मैं कहूं एक मोल कार्बन का बराबर है 12 ग्राम के, तो मैंने अभी एक बात कही कि एक मोल कार्बन का बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के। मैं कहूं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर होगा 44 ग्राम के, तो मेरा बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर 23 के।
तो इसका मतलब ये दोनों चीजें, जो मोल्स में मास था और जो मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स थे, ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा डेवलप आपके लिए उस वक्त हो जाएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलते हैं, व्हिच इज द स्टोइचियोमेट्री।